नमस्कार एस्पिरेंट्स और इस स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डीकोड करेंगे, एकदम डिटेल में, सिस्टमैटिक तरीके से, हर वो चीज जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नंबर से 1.8 ट्रिलियन। देखिए, ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये एक प्रोजेक्शन है कि 2035 तक पूरी दुनिया की स्पेस इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाएगी। इसको आसान भाषा में समझें तो ये लगभग उतना ही बड़ा है जितनी आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। सोच के देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और इसीलिए एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी रेस में, इस कॉस्मिक रेस में, हमारा प्यारा भारत कहाँ स्टैंड करता है, हमारा पोटेंशियल क्या है, और ऑफ कोर्स हमारे सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। चलिए आइए इसको एकदम डिटेल में आराम से समझते हैं। ओके, तो ये है आज का हमारा एजेंडा, हमारा रोड मैप। हम पहले स्पेस इकोनॉमी के बेसिक समझेंगे, फिर पॉलिसी और प्राइवेट सेक्टर का रोल देखेंगे। उसके बाद हमारे फ्लैगशिप मिशंस, फ्यूचर प्लान्स और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में एक क्विक रिवीजन खास आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पार्ट से, इंडियाज स्पेस इकोनॉमी। बिल्कुल बेसिक से, फाउंडेशन से। ये स्पेस इकोनॉमी है क्या चीज़? जब हम ये शब्द सुनते हैं, इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? देखिए, OECD के एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कहती है, सिंपल शब्दों में, स्पेस से जुड़ी हर वो एक्टिविटी, हर वो काम जिससे वैल्यू क्रिएट हो रही है, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, वो सब स्पेस इकोनॉमी का हिस्सा है। जैसे सोचिए, सैटेलाइट बनाना, वो इसका पार्ट है। उसको लॉन्च करना, वो भी इसका पार्ट है। और फिर उस सैटेलाइट से जो सर्विसेज मिलती हैं, जैसे आपके फ़ोन में GPS चलता है या वेदर की जानकारी मिलती है, ये सब द होल शबैंग स्पेस इकोनॉमी है। तो ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अब जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये एक स्नैपशॉट है, एक तस्वीर जो इंडिया की पूरी स्पेस इकोनॉमी की कहानी बता देती है। यहाँ आपको दिखेगा कि दुनिया में हमारी हिस्सेदारी कितनी है, हमारी मार्केट कितनी बड़ी है, आगे कितना बढ़ सकती है, और हाँ, प्राइवेट कंपनीज का क्या रोल है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को आप थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहला नंबर 2%। अभी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का शेयर यानी हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। अब आप सोचेंगे सिर्फ 2%, लेकिन रुकिए, ये नंबर छोटा जरूर दिख रहा है, पर इसके पीछे जो ग्रोथ की कहानी है ना, और जो आगे का पोटेंशियल है, वो जबरदस्त है। और एग्जाम में आपसे यही पोटेंशियल पूछा जाता है। ओके, तो आज की डेट में हमारी स्पेस इकोनॉमी की वैल्यू है $8.4 बिलियन। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसका 80% हिस्सा यानी सबसे बड़ा चंक आता है डाउनस्ट्रीम सर्विसेज से। अब ये डाउनस्ट्रीम सर्विसेज क्या है? सिंपल, सैटेलाइट से मिलने वाली सर्विसेज, जैसे टीवी देखना, मोबाइल पर बात करना, GPS यूज करना, ये सब डाउनस्ट्रीम है। और यहाँ प्राइवेट सेक्टर का रोल तेजी से बढ़ रहा है। और ये नंबर, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2033 तक इस $8.4 बिलियन को हमें $44 बिलियन तक पहुंचाना है। सोच लीजिए कितना बड़ा जंप है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मेंस के आंसर में इसको लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पर। अब सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा टारगेट है, ये जो ग्रोथ है, ये आएगी कैसे? हम $44 बिलियन तक पहुंचेंगे कैसे? तो इसके पीछे दो सबसे बड़े पिलर्स हैं, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज और प्राइवेट सेक्टर का बढ़ता हुआ रोल। और देखिए, ये इमेज इन्हीं पिलर्स को दिखा रही है। ये नया पॉलिसी फ्रेमवर्क है। आप देख सकते हैं ये 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर इंडिया की पूरी स्पेस स्ट्रैटेजी खड़ी है। ISPA, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, NSIL और IN स्पेस। चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, जो नई इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 आई है, उसने कामों का बंटवारा कर दिया है, एकदम क्लियर। अब इसरो का मेन काम होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, नई टेक्नोलॉजीज बनाना। प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करने और उन्हें रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल विंडो एजेंसी बना दी गई है, इन स्पेस। NSIL का काम है इसरो की टेक्नोलॉजी को बाहर बेचना यानी कमर्शियल काम करना, और बाकी जो बॉडीज हैं वो इस टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाएंगी। इनके फंक्शन से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिस पर हर भारतीय को गर्व है, हमारे फ्लैगशिप मिशंस। ये सिर्फ साइंटिफिक मिशंस नहीं है, ये हमारे देश का गौरव है, हमारी शान है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक हैं। और इसमें सबसे पहले जिक्र होगा चंद्रयान 3 का। क्या हिस्टोरिक मोमेंट था वो। हम दुनिया के पहले देश बने जिसने चांद के साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। पहले देश। इसकी हर डिटेल, रॉकेट का नाम, लैंडर, रोवर, सब कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये डेट याद कर लीजिए, 23 अगस्त।
अब इसे नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, प्रीलिम्स के लिए इसके पेलोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम लैंडर पर 2 इंस्ट्रूमेंट्स थे, चैस्टे जिसने वहां का टेम्परेचर नापा, और ILSA जिसने मून क्वेक्स यानी चांद के भूकंप को डिटेक्ट किया, और प्रज्ञान रोवर पर थे APXS और लिब्स जिन्होंने वहां की मिट्टी की जांच की और बताया कि वहां सल्फर जैसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है। चंद्रयान के बाद अब बात करते हैं आदित्य L1 की। ये हमारा पहला सोलर मिशन है सूरज को स्टडी करने के लिए। इसे L1 पॉइंट पर रखा गया है। अब आप पूछेंगे ये L1 पॉइंट क्या है? इसको आप स्पेस का एक पार्किंग स्पॉट समझ लीजिए, एक ऐसी जगह जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है। इसका फायदा यह है कि यहां से हम सूरज पर 24 घंटे 7 दिन बिना किसी ग्रहण के लगातार नजर रख सकते हैं। और फिर आता है गगनयान मिशन, इंडिया की सबसे बड़ी छलांग, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अगर यह मिशन सफल होता है तो हम USA, रूस और चाइना के बाद इंसान को स्पेस में भेजने वाले चौथे देश बन जाएंगे। सोच के देखिए। और ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये हमारे अपने स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ पहला कदम है। तो हमने अचीवमेंट्स की बात कर ली, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। जब सपने बड़े होते हैं तो चुनौतियां यानी चैलेंजेस भी बड़े होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे हमारे एम्बिशंस क्या हैं और उनके रास्ते में चैलेंजेस क्या-क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है स्पेस डेब्रीज। आसान भाषा में स्पेस का कचरा। ऑर्बिट में 130 मिलियन से ज्यादा कचरे के टुकड़े घूम रहे हैं। एक छोटा सा पेंट का टुकड़ा भी वहां बुलेट की स्पीड से घूम रहा है। अगर वो किसी सैटेलाइट से टकरा जाए तो उसे पूरी तरह तबाह कर सकता है। इससे बचने के लिए इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा बहुत जरूरी है, जो इस कचरे पर नजर रखता है। और इसी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया है, स्पेस सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि हम स्पेस को इस तरह इस्तेमाल करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सेफ और यूजेबल रहे। हम स्पेस में कचरा ना फैलाएं, ट्रैफिक को मैनेज करें। ये एक जिम्मेदार देश होने की निशानी है। और ये देखिए, ये है हमारा फ्यूचर का रोड मैप। एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान। 2035 तक हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और 2040 तक टारगेट है कि चांद पर एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को भेजना है। ये सिर्फ डेट्स नहीं है दोस्तों, ये एक सुपर पावर बनने का विजन है। चलिए, तो अब तक हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। जितना भी हमने पढ़ा है उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कुछ भी ना भूलें। ये स्लाइड, ये आपके लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं। इन्हें बिल्कुल रट लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। नेशनल स्पेस डे कब है? 2033 का टारगेट क्या है? चंद्रयान, गगनयान, आदित्य L1। प्रोजेक्ट नेत्रा किस लिए है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी के अभी नोट कर लीजिए। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। और क्लास खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। थोड़ा सोचिए इस पर। इंडिया के जो इतने बड़े बड़े स्पेस एम्बिशंस हैं, उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या वो पैसा है यानी फंडिंग? क्या वो टेक्नोलॉजी है? या फिर इंटरनेशनल कानून है जो स्पेस के लिए अभी ठीक से बने ही नहीं हैं? इस पर विचार करना आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाएगा। थैंक नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आज हम साइंस एंड टेक का एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक उठा रहे हैं जो ना सिर्फ सुनने में इंटरेस्टिंग है बल्कि आपके एग्जाम्स के लिए मैं कहूंगी एक गोल्ड माइन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। देखिए, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, PCS की, SSC या फिर बैंकिंग की, यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो अगले कुछ मिनट पूरा ध्यान यहाँ, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को मास्टर करने वाले हैं। अच्छा, इस पूरे सेशन को हमने बिल्कुल एक परफेक्ट UPSC मेंस आंसर की तरह स्ट्रक्चर किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिया के लिए बायोटेक इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। उसके बाद इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, फिर इससे जुड़े एथिकल चैलेंजेस और आखिर में इंडिया की पॉलिसी और आगे का रास्ता क्या है। और हाँ, एंड में एक सुपर क्विक रिवीजन होगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो हमारा पहला सेक्शन है बायोटेक इंडियाज बिग बेट। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी क्यों से शुरू करना। हम इसकी साइंस में घुसें उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए, हमारी इकोनॉमी और हमारे फ्यूचर के लिए इतनी इतनी बड़ी बात क्यों है। तो चलिए सीधे कुछ नंबर्स पर आते हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। आज ग्लोबल बायोटेक इंडस्ट्री में इंडिया का शेयर 3% है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारी जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन आप देखिए लगभग 2.6% है। लेकिन सबसे शॉकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, पिछले 10 साल में बायोटेक स्टार्टअप्स 50 से बढ़कर 5300 से भी ज्यादा हो गए हैं। कैन यू इमेजिन? ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है दोस्तों। ये डेटा आपके मेंस के आंसर में जब आप लिखेंगे ना तो वैल्यू एडिशन का काम करेगा। अब आते हैं इसकी सबसे स्टैंडर्ड, सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन पर। देखिए, अगर मेंस में सवाल आता है तो आपको यहीं यूएन वाली ऑफिशियल डेफिनेशन लिखनी है। इससे आपके आंसर का वेट बढ़ जाता है। एग्जामिनर को लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। इसे वर्ड फॉर वर्ड याद करने की कोशिश कीजिए। इसका हर शब्द इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल सिस्टम्स, क्रिएट और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स, बस यही इसकी पूरी कहानी बताता है। सो प्लीज़ इस डेफिनेशन को ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि इंडिया इस पे इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहा है। अब टाइम है इसके इंजन रूम में झांकने का। आखिर ये काम करता कैसे है, राइट? इस सेक्शन में हम उन फंडामेंटल साइंटिफिक टूल्स को समझेंगे जो इस पूरी फील्ड की नींव हैं, इसका बेस है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, आप एक बुक पढ़ रहे हैं और आपको एक लाइन पसंद नहीं आई। आपने क्या किया? पेन उठाया और उस लाइन को बदल दिया, उसे करेक्ट कर दिया। बस जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल यही है। यहाँ पर जो बुक है वो है लाइफ का कोड यानी डीएनए, और जो पेन है वो है हमारे साइंटिफिक टूल्स। हम इन्हीं टूल्स से डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं ताकि उस जीव में नए ट्रेट्स डाल सकें या जो पुराने ट्रेट्स हैं उनको बदल सकें। सिंपल, राइट? और हर एक डीएनए एडिटिंग का सबसे शार्प, सबसे प्रिसाइज टूल, इस टेक्नोलॉजी का जो सुपरस्टार है वो है CRISPR-Cas9। इसे अक्सर जेनेटिक सिजर्स यानी आनुवंशिक कैंची भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका सुपर पावर है इसकी प्रिसिजन, इसकी सटीकता। जैसे एक स्किल्ड सर्जन गलत हिस्से को काट कर निकाल देता है, ठीक वैसे ही ये फॉल्टी डीएनए को काट कर निकाल सकता है या उसे ठीक कर सकता है। अगर कंप्यूटर की भाषा में कहें तो ये डीएनए के लिए कट कॉपी पेस्ट जैसा कमांड है। तो ये मैजिकल सिजर्स चलती कैसे है? चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। ये एक टीम एफर्ट है। स्टेप 1 में Cas9 प्रोटीन, जो कि हमारी कैंची है, एक गाइड आरएनए के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। स्टेप 2, ये गाइड आरएनए इस कैंची के लिए एक जीपीएस का काम करता है और डीएनए में उस स्पेसिफिक जगह को ढूंढता है जिसे हमें काटना है। स्टेप 3, जैसे ही सही जगह मिलती है, Cas9 प्रोटीन अपना काम करता है और डीएनए को काट देता है। और आखिर में स्टेप 4, इस कट की हुई जगह पर सेल अपने नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म से या तो गलती सुधार लेती है या हम एक नया सही डीएनए वहां जोड़ देते हैं। बिल्कुल परफेक्ट टारगेटेड एडिटिंग। अच्छा, क्रिस्पर को इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जाता है? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पहले ZFNS और टैलेंस जैसी टेक्निक्स यूज होती थी। वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, महंगी थी और उनमें टाइम भी बहुत लगता था। रिजल्ट भी उतना एक्यूरेट नहीं होता था। लेकिन उनके मुकाबले CRISPR-Cas9 बहुत बहुत फास्टर है, सस्ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसकी एक्यूरेसी, इसकी सटीकता कमाल की है। मेंस में अगर कंपैरेटिव एनालिसिस का सवाल आए तो ये टेबल आपके बहुत काम आएगी। थ्योरी अकेले काफ़ी नहीं होती, खासतौर से मेंस के लिए। असली मार्क्स मिलते हैं एप्लीकेशंस के। तो चलिए अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी लैब से निकलकर हमारे खेत यानी फार्म से लेकर दवाइयों यानी फार्मा तक हमारी जिंदगी को कैसे बदल रही है। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एक जीएम क्रॉप बनता कैसे है? इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको एक ऐसी फसल बनानी है जिसमें कीड़े ना लगे, तो आप एक ऐसे बैक्टीरिया को ढूंढेंगे जिसके पास मान लीजिए कीड़े भगाओ सुपर पावर वाला जीन है। आप उस जीन को निकालेंगे, उसे डिजाइन करेंगे और फिर उसे प्लांट सेल के अंदर डाल देंगे। उसके बाद टिश्यू कल्चर से उस एक सेल से पूरे पौधे बनाए जाते हैं और आखिर में ब्रीडिंग से हमें एक नई बेहतर जीएम क्रॉप मिल जाती है। एक ऑफिसर की तरह आपको हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखने आने चाहिए। मेंस के आंसर में एक बैलेंस्ड व्यू देना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जीएम क्रॉप्स के फायदे क्या हैं? जैसे बीटी कॉटन से पैदावार बढ़ी, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम हुआ। लेकिन इसके रिस्क्स भी हैं।
जैसे पोटेंशियल एलर्जीज हो सकती हैं, बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ सकता है और इससे जुड़े सोशल इकोनॉमिक मुद्दे भी हैं। आपको अपने आंसर में दोनों ही साइड्स को अच्छे से प्रेजेंट करना है। अब चलते हैं फार्मा सेक्टर की तरफ। ये है CAR-T सेल थेरेपी, जिसे लिविंग ड्रग्स भी कहा जाता है। ये कैंसर के अगेंस्ट एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है। इसमें हम दुश्मन यानी कैंसर से लड़ने के लिए बाहर से सेना नहीं बुला रहे, बल्कि पेशेंट की अपनी ही सेना यानी उनके टी सेल्स को बॉडी से निकालकर लैब में उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देकर उन्हें इंजीनियर करके वापस बॉडी में भेज रहे हैं। और ये मॉडिफाइड टी सेल्स अब कैंसर सेल्स को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करते हैं। इट्स रेवोल्यूशनरी। कोविड के टाइम हम सब ने mRNA वैक्सीन्स के बारे में सुना, लेकिन इनको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था। चलिए इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ये वैक्सीन आपके सिस्टम में पूरा वायरस नहीं डालती। ये बस वायरस के प्रोटीन का एक वांटेड पोस्टर यानी mRNA कोड हमारी सेल्स में भेजती हैं। हमारी सेल्स उस पोस्टर को देखकर वायरस का प्रोटीन बनाती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उस प्रोटीन को पहचानकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ की सेना तैयार कर लेता है। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, ये mRNA कभी भी सेल के न्यूक्लियस में नहीं जाता और हमारी DNA से कोई छेड़छाड़ नहीं करता। जब भी साइंस इंसान के हाथ में ऐसी सुपरपावर्स देती है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू? यही है एथिक्स। और ये सेक्शन आपके GS पेपर 4 और ऐसे पेपर की आत्मा है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। टेक्नोलॉजी ने तो दरवाज़ा खोल दिया है, पर क्या हम इंसान उस दरवाजे के पार जाने के लिए तैयार हैं? जब डिज़ाइनर बेबीज़ जैसे कॉन्सेप्ट की बात होती है, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों की आंखों का रंग या इंटेलिजेंस लेवल चुन सकते हैं, तो हम एक बहुत ही गंभीर नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं। क्या हम प्रकृति के काम में दखल दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, जिसे आम भाषा में 3 पेरेंट बेबी कहते हैं। इसे आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए एक कपल है जहां मदर को एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो बच्चे में जा सकती है। MDT इसका एक सोल्यूशन देता है। इसमें मदर के एग से न्यूक्लियस, जिसमें मेन DNA होता है, उसे निकालकर एक हेल्दी डोनर के एग में डाला जाता है और फिर उसे फादर के स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं। इसका मकसद बच्चे को एक गंभीर बीमारी से बचाना है। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, ये प्रोसीजर इंडिया में अभी अलाउड नहीं है। तो मेजर एथिकल कंसर्न्स क्या हैं? क्या हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां अमीर लोग परफेक्ट बच्चे डिजाइन करवा सकेंगे और गरीब पीछे रह जाएंगे? सोचिए, अगर कल को कंपनीज जॉब देने से पहले आपका जेनेटिक डेटा मांगने लगे तो इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये रियल क्वेश्चंस हैं जो आज हमें एड्रेस करने हैं। एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपके लिए साइंस और एथिक्स के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सरकार क्या कर रही है। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड? इंडिया इस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट कैसे करता है? चलिए इस पे नज़र डालते हैं। ओके, ये स्लाइड, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन छप सकता है, लिख के ले लीजिए। GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। 3 बातें बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। नंबर 1, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नंबर 2, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। और नंबर 3, इसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया है। यही 3 फैक्ट्स बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर देश का एक ड्रीम होता है। इंडिया का बायोटेक को लेकर जो ड्रीम है वो इस पॉलिसी में लिखा है, बायो E3 पॉलिसी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है? इसे याद रखिए, 2030 तक $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी बनाना। जब आप मेंस में वे फॉरवर्ड या सजेशंस लिखेंगे तो इस पॉलिसी का जिक्र जरूर करना। आपके आंसर को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो हमने पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट से लेकर पॉलिसी तक कवर कर लिया है। अब एग्जाम से ठीक पहले वाले फाइनल रिवीजन की तरह चलिए सारे की पॉइंट्स को अगले 1 मिनट में अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लेते हैं। रेडी है? फुल फोकस प्लीज। लेट्स गो। GEAC, स्टैट्यूटरी बॉडी, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अंडर EPA 1986। याद रहेगा? गुड। CRISPR-Cas9, सिंपल जेनेटिक सिजर्स। बायो E3 पॉलिसी का टारगेट $300 बिलियन बाय 2030। इंडिया में अप्रूव्ड GM क्रॉप कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ BT कॉटन। और 3 पेरेंट बेबी टेक्निक इंडिया में नॉट अलाउड। बस ये 5 फैक्ट्स आपको हमेशा हमेशा याद रहने चाहिए। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए। ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये बैलेंस का है। एक तरफ है 300 बिलियन की इकोनॉमी और बेहतर जिंदगी का वादा, और दूसरी तरफ है कुछ एथिकल लाइंस जिन्हें हम क्रॉस नहीं करना चाहते। एज अ फ्यूचर पॉलिसी मेकर आप ये बैलेंस कैसे बनाएंगे?
नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है आपने? ये एक ऐसी फील्ड है जो मेडिसिन से लेकर खेती तक आने वाले टाइम में सब कुछ बदल सकती है। और हाँ, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये एक सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान शब्दों में एक एक करके समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, आराम से समझेंगे कि नैनोटेक है क्या। फिर देखेंगे अलग अलग सेक्टर्स में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया इस मामले में कहाँ स्टैंड करता है। और एंड में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, टू ट्रूली अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हमें बिल्कुल इसके बेसिक से शुरू करना होगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या जिसके बारे में हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है? बिल्कुल सिंपल, आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? लेट्स फिगर इट आउट। यह है इसकी की डेफिनेशन, इसको ध्यान से देखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज द स्केल 1 to 100 नैनोमीटर्स। अब ये कितना छोटा है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि आपका एक बाल, अ सिंगल ह्यूमन हेयर, लगभग 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर मोटा होता है। सोच के देखिए, हम इतने स्मॉल, ऑलमोस्ट इनविजिबल लेवल पर चीजों को कंट्रोल करने और बदलने की बात कर रहे हैं। यही है नैनो टेक्नोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट। इस स्केल को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब जब हमें बेसिक आइडिया मिल गया है तो चलिए इसका एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। ये स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हमें एक सिंगल फ्रेम में इसकी पूरी पिक्चर दे देता है। हम आगे के सेक्शंस में इन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो क्या है टेक्नोलॉजी का असर, हमें अपनी डेली लाइफ में कहाँ दिख रहा है? चलिए देखते हैं कैसे नैनोटेक कुछ की सेक्टर्स में, खेत से लेकर हॉस्पिटल तक, एकदम क्रांति ला रही है। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की, एक ऐसा सेक्टर जो भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है। और यहाँ नैनो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जबरदस्त है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीज बोने से लेकर फसल के स्टोरेज तक हर स्टेज पर इसका यूज हो रहा है। यहाँ पर जो की बेनिफिट है वो है एफिशिएंसी। एग्जाम्पल के लिए IFFCO का नैनो यूरिया ले लीजिए। बाय स्प्रेइंग इट डायरेक्टली ऑन द लीव्स, हम फर्टिलाइजर का वेस्टेज कम करते हैं, फसल की पैदावार बढ़ाते हैं और जमीन और पानी का पोल्यूशन भी कम करते हैं। ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है। नाउ लेट्स टर्न टू द हेल्थ सेक्टर, जहां नैनो टेक्नोलॉजी कुछ ऑलमोस्ट मैजिकल एडवांसमेंट्स कर रही है। ये माइंड मैप इसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस दिखाता है, फ्रॉम कैंसर थेरेपी टू इवन नैनो सर्जरी। One of the most exciting breakthroughs है targeted drug delivery. Imagine a cancer treatment जो सिर्फ cancerous cells को target करे और आपके healthy cells को बिल्कुल भी हाथ ना लगाए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब treatment के side effects बहुत कम और असर बहुत ज़्यादा। That's the power of nanotechnology. और इसके एप्लीकेशंस यहीं नहीं रुकते। ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एनर्जी हो और यहाँ तक कि स्पेस सेक्टर में भी क्रांति ला रही है। ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे हमने स्वॉट एनालिसिस में एक क्रॉस सेक्टर स्ट्रेंथ के रूप में देखा था। लेकिन देखिए, हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, इसलिए मेंस एग्जाम के लिए एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं, इसके साथ जुड़े चैलेंजेस और एथिकल इश्यूज क्या हैं। तो इसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स क्या हो सकते हैं? ये स्लाइड हमें एक क्लियर ओवरव्यू देती है। फॉर एग्जाम्पल, जहां एक तरफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वहीं दूसरी तरफ एक चिंता ये भी है कि क्या ये नैनो पार्टिकल्स बॉडी में जमा होकर लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। ये ऐसे ट्रेड ऑफ्स हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा। अब तक हमने एक ग्लोबल पिक्चर देखी, अब चलिए इंडिया पर जूम इन करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के इस दौर में नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारा देश क्या कर रहा है, ये सेक्शन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पे अटेंशन। ये टाइमलाइन बताती है कि इंडिया इस फील्ड में 20 साल से भी ज़्यादा टाइम से सीरियस है। ये सफ़र 2001 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव से शुरू हुआ, जिसे 2007 में एक डेडिकेटेड नैनो मिशन लॉन्च करके और आगे बढ़ाया गया। और आज हम उसी मेहनत का फल इंडिया में एक थ्राइविंग नैनो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के रूप में देख रहे हैं। और ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम इंडिया में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। इफ्को का नैनो यूरिया फॉर एग्जाम्पल इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक गेम चेंजर है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन है जिसे आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। सो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। लेट्स टेक अ मोमेंट टू रीकैप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, खास करके अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा।
ये कुछ की टर्म्स हैं जिनसे आपका familiar होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको ये टर्म्स आर्टिकल्स में, डिस्कशंस में और हाँ, एग्जाम्स में ज़रूर मिलेंगे। तो इनका मतलब अच्छे से समझ लेना एक बहुत अच्छा आइडिया है। और यहाँ है इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। ये 2020 यूपीएससी मेंस एग्जाम का सवाल है जो ठीक वही पूछ रहा है जो हमने आज डिस्कस किया है। इससे साफ है कि जो कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर रहे हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि हाईली रेलेवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। सो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? ये स्लाइड कुछ की एरियाज बताती है जिन पर हमें फोकस करना होगा, जैसे R&D में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना। यही इंडिया के सक्सेसफुल नैनो टेक्नोलॉजी फ्यूचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो द क्वेश्चन रिमेन्स, ये नैनो रेवोल्यूशन इंडिया के लिए एक वरदान है या अभिशाप? जवाब ऑफ कोर्स सिंपल नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है और किसी भी टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। असली चैलेंज तो इसकी पावर को देश के हर इंसान के भले के लिए इस्तेमाल करना है और इस सवाल पर हम सबको सोचना होगा। व्हाट नमस्कार एस्पिरेंट्स। आप जानते हैं जो टेक्नोलॉजी आज आपके हाथ में है, आपके फ़ोन में है, वही टेक्नोलॉजी आने वाले कल में इंडिया की इकोनॉमी, गवर्नेंस और पूरी सोसाइटी को शेप करने वाली है। और देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस भी इसके साथ साथ इवॉल्व हो रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम साइंस एंड टेक के इन्हीं सबसे क्रूशल टॉपिक्स को डिकोड करेंगे, बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड पर्सपेक्टिव से, ताकि आप इस रेवोल्यूशन के लिए पूरी तरह से तैयार हों। हम सब ने, आपने भी हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में तो पढ़ा ही है। पहले स्टीम इंजन आया, फिर आई इलेक्ट्रिसिटी एंड मास प्रोडक्शन और उसके बाद कंप्यूटर्स का दौर। ये थे पहले 3 रेवोल्यूशंस। लेकिन अब हम एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं जिसे कहते हैं द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि IR 4.0। ये आखिर है क्या और आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे IR 4.0 के कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल बेसिक से। फिर हम AI और ब्लॉकचेन जैसे इसके मेन पिलर्स को समझेंगे। उसके बाद हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज, क्वांटम और 6G, इनको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि भाई इस रेस में इंडिया कहाँ खड़ा है। और हाँ, एंड में एक क्विक रिवीजन भी होगा ताकि सारे की पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये IR 4.0 आखिर है क्या चीज़? देखिए, IR 4.0 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डिजिटाइजेशन का अगला लेवल है। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये नहीं है कि इसमें नई टेक्नोलॉजीज हैं, नहीं, बल्कि ये है कि ये अलग-अलग टेक्नोलॉजीज का कन्वर्जेंस है। ये वर्ड याद रखिएगा, कन्वर्जेंस। सोच लीजिए ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ये सब अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। और इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी डिजिटल, फिजिकल और यहाँ तक कि बायोलॉजिकल दुनिया के बीच की जो दीवारें हैं ना, वो टूट रही हैं। अच्छा, अगर आपसे मेंस में IR 4.0 के फीचर्स पूछे जाएं तो इन पॉइंट्स को एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस से AI और IoT जैसे टूल्स एक साथ काम करते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे हमारी इकोनॉमी डिजिटाइज हो रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल UPI आप और हम रोज यूज करते हैं। इसी डिजिटाइजेशन और कन्वर्जेंस की वजह से फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन बढ़ रहा है, जहां रोबोट्स काम कर रहे हैं। और जब ये सब होता है तो नेटफ्लिक्स जैसे बिल्कुल नए बिजनेस मॉडल्स बन रहे हैं। और इन सब की नींव क्या है, बुनियाद क्या है? वो है एनहांस्ड कनेक्टिविटी। इंटरनेट और मोबाइल के बिना ये रेवोल्यूशन आगे बढ़ ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो अब जब हमने IIR 4.0 का फ्रेमवर्क समझ लिया है, आइए इसके सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं। अगर IIR 4.0 एक शरीर है, तो इसका दिमाग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो AI कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जिसका एक ही मकसद है, कंप्यूटर्स को इंसानों जैसा सोचना और काम करना सिखाना। सोचना, सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे आप एक फोटो देखकर पहचान लेते हैं कि उसमें कौन है, वैसे ही AI को ट्रेन किया जाता है चेहरों को पहचानने के लिए। इसका बेसिक डेफिनेशन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। AI के एवोल्यूशन को, यानी उसके विकास को, हम इन 4 स्टेजेस में समझ सकते हैं। सबसे बेसिक है रिएक्टिव मशीन्स। ये एक चेस कंप्यूटर की तरह है जो सिर्फ बोर्ड की करंट पोजीशन को देखकर अपनी अगली चाल चलता है, उसको पिछली चाल से कोई मतलब नहीं। फिर आती है लिमिटेड मेमोरी AI,
जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये हाल ही के एक्सपीरियंसेस से सीखकर डिसीजंस लेती हैं। अगला लेवल है थ्योरी ऑफ माइंड, जिसे अभी डेवलप किया जा रहा है। ये इंसानों के इमोशंस और इंटेंशंस को समझेगी। और आखिर में है फ्यूचर का कॉन्सेप्ट, सेल्फ अवेयरनेस, जहां एआई के पास खुद की कॉन्शियसनेस हो सकती है। अब आते हैं नंबर्स पर, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। सोच कर देखिए, 2030 तक ग्लोबल जीडीपी में $15.7 ट्रिलियन का इजाफा। ये इसलिए क्योंकि एआई हर सेक्टर में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। और नीति आयोग के अनुसार अकेले इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट 1.3% तक बढ़ सकती है। मेंस के आंसर्स में ये डेटा लिखने से आपके पॉइंट्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसे जरूर नोट कर लीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर पावरफुल टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह होती है। एआई के फायदे हैं तो इसके चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा डर है लेबर रिप्लेसमेंट का, कि जॉब्स चली जाएंगी। साथ ही अगर एआई को बायस्ड डेटा पर ट्रेन किया जाए तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। मान लीजिए लोन एप्लीकेशंस में किसी एक ग्रुप को सिस्टमैटिकली रिजेक्ट करने लगे। इसके अलावा सोशल मैनिपुलेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जैसे खतरे तो हैं ही। याद रखिएगा, मेंस में हमेशा एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है, जहां आप प्रोज और कॉन्स दोनों डिस्कस करें। और अब जो नया ट्रेंड है जेनरेटिव एआई, जैसे कि चैट जीपीटी, ये अपने साथ और भी कॉम्प्लेक्स एथिकल सवाल लाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एआई से बनाया गया कंटेंट गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? यूजर की, कंपनी की, या खुद एआई की? प्राइवेसी और बायस जैसे मुद्दे तो हैं ही। टेक्नोलॉजी से जुड़े ये एथिकल क्वेश्चंस ये आपके जीएस पेपर 4 के लिए भी बहुत बहुत रेलेवेंट है। तो इन सभी खतरों में से जेनरेटिव एआई से आने वाला वो कौन सा सबसे बड़ा सोसाइटल थ्रेट है जो हमारी डेमोक्रेसी और सोशल फैब्रिक को हिला कर रख सकता है? और वो खतरा है डीप फेक्स का। ये हाइपर रियलिस्टिक मैनिपुलेटेड वीडियोस या ऑडियो होते हैं, मतलब इतने असली लगते हैं कि पकड़ना मुश्किल है। इमेजिन कीजिए कि इलेक्शन से ठीक पहले किसी लीडर का एक फेक वीडियो वायरल हो जाए, या आपकी आवाज़ यूज़ करके आपके परिवार से कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर ले। इसका इस्तेमाल इलेक्शन मैनिपुलेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए हो सकता है। ये एक बहुत ही सीरियस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इंडिया इस खतरे से कैसे निपट रहा है? वेल, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 है। इसका सेक्शन 66E ये प्राइवेसी के वायलेशन से डील करता है, जैसे किसी के प्राइवेट इमेज को उसकी परमिशन के बिना पब्लिश करना। और सेक्शन 66D ये इम्पर्सोनेशन पर लगता है, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किसी और के नाम पर धोखाधड़ी करना। इनके अलावा कॉपीराइट एक्ट भी मदद करता है। एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में इन सेक्शन से डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं, तो इन पर खास ध्यान दें। अब देखिए, जहां एक तरफ एआई से डिजिटल दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन और फ्रॉड का खतरा बढ़ रहा है, वहीं एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो इस डिजिटल वर्ल्ड में ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करती है। हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन की। इसे द ट्रस्ट मशीन भी कहा जाता है। इसे आसान भाषा में समझें, ये एक डिजिटल बही खाता है, एक लेजर। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब इसकी कोई एक मास्टर कॉपी नहीं है जो बैंक के पास हो। नहीं, बल्कि इसकी हजारों कॉपीज नेटवर्क की सभी कंप्यूटर्स पर होती हैं, और क्रिप्टोग्राफी से इतनी सिक्योर है कि इसमें कोई बदलाव करना लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए हमें बैंक जैसे किसी मिडलमैन या सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ये कंपैरिजन इसके कोर आइडिया को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जैसे बैंक में सारा कंट्रोल एक जगह होता है। अगर बैंक का सर्वर डाउन हो गया तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। दिस इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। जबकि ब्लॉकचेन वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। अगर एक कंप्यूटर बंद भी हो जाए, नेटवर्क चलता रहता है। इससे सिस्टम ज्यादा रिजिलियंट यानी मजबूत और ट्रांसपेरेंट बनता है। ये टेक्नोलॉजी पावर को आम लोगों के हाथ में वापस देती है, इसीलिए ये इतनी रेवोल्यूशनरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन परफेक्ट है, इसके भी अपने चैलेंजेस हैं। पहला है स्केलेबिलिटी। नेटवर्क स्लो हो सकता है, जैसे बिटकॉइन एक सेकंड में सिर्फ 7 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर पाता है, जबकि वीज़ा हजारों करता है। दूसरा, एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि जो माइनिंग का प्रोसेस है उसमें बहुत सारी कॉम्प्यूटेशनल पावर यानी बहुत बिजली लगती है। इसके अलावा अलग अलग ब्लॉकचेन्स का आपस में कम्युनिकेट करना मुश्किल है, और इसको लेकर अभी भी क्लियर लॉज नहीं बने हैं। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है। तो अब तक हमने उन टेक्नोलॉजीज़ की बात की जो आज हमारी दुनिया को बदल रही हैं। अब आइए एक झलक आने वाले कल की देखते हैं। हमारा अगला सेक्शन है क्वांटम कंप्यूटिंग और 6G के बारे में। देखिए, हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स बिट्स पे काम करते हैं, यानी 0 या 1।
सिंपल। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स यूज करते हैं। अब ये क्यूबिट बड़ा ही अनोखा है। क्वांटम मैकेनिक्स के एक प्रिंसिपल जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं, उसके कारण ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकता है। जैसे एक सिक्का हवा में घूम रहा हो जिसमें हेड और टेल दोनों की पॉसिबिलिटी है। इसकी वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ बहुत बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक बात क्लियर कर लीजिए, ये नॉर्मल कंप्यूटर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि ये उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो आज के सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी नामुमकिन है, जैसे नए मेडिसिन डिजाइन करना या वेदर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना। हमने 1G से 5G तक का सफर देखा है, जहां हर जनरेशन में फोकस स्पीड बढ़ाने पर था। लेकिन 6G इससे कहीं आगे की चीज है। समझिए, 6G सिर्फ फास्टर इंटरनेट नहीं होगा, ये AI को नेटवर्क के कोर में, उसके दिल में इंटीग्रेट करेगा। इसका मतलब क्या है? सोचिए, एक ऐसी स्मार्ट सिटी जहां ट्रैफिक लाइट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब आपस में रियल टाइम में कम्युनिकेट करके ट्रैफिक जैम को होने से पहले ही रोक दें। ये है 6G का विजन, एक इंटेलिजेंट कनेक्टेड फैब्रिक। तो इन सब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज की दौड़ में, इनकी रेस में इंडिया कहाँ खड़ा है? क्या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर बनेंगे या हम इसके प्रोड्यूसर और लीडर भी बनेंगे? आइए देखते हैं कि हमारी सरकार इस आत्मनिर्भर टेक के विजन को पूरा करने के लिए क्या की इनिशिएटिव्स ले रही है। ये स्लाइड ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। सरकार ने हर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिक मिशंस लॉन्च किए हैं। जैसे नेशनल क्वांटम मिशन का मकसद है क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ताकि इंडिया इस फील्ड में पीछे न रह जाए। भारत 6G अलायंस का एम है कि 6G स्टैंडर्ड्स बनाने में इंडिया का भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो। ये सभी मिशंस मेंस के साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को इन 5 की टेकवेज के साथ कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल फाइनल रिवीजन। पहला, IR 4.0 अलग अलग टेक्नोलॉजीज का कन्वर्जेंस है। दूसरा, AI के फायदे बहुत हैं, पर इसके एथिकल चैलेंजेस को समझना भी जरूरी है। तीसरा, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन से डिजिटल ट्रस्ट बनाता है। चौथा, क्वांटम और 6G हमारे फ्यूचर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट, इंडिया इन सभी फील्ड्स में लीडर बनने के लिए स्पेसिफिक मिशंस के साथ आगे बढ़ रहा है। आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी में टेक्नोलॉजी को समझने के साथ साथ इंडिया के विजन को समझना भी शामिल होना चाहिए। कीप स्टडिंग एंड स्टे क्यूरियस। जय हिंद। नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपकी क्रिएशन है, उसको कोई और कॉपी ना कर ले? आज हम इसी प्रोटेक्शन की बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR। ये UPSC, PCS, SSC और बैंकिंग सभी एग्जाम्स के लिए एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, आपने एक किताब लिखी या कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया या फिर कोई नई मशीन इन्वेंट कर दी। वो आपका आइडिया है, आपकी मेहनत है, आपकी क्रिएशन है। पर उसकी सुरक्षा, उसकी सेफ्टी कैसे होगी अगर कोई उसे कॉपी कर ले तो इसी कैसे और क्या होगा का जवाब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए, आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रक्चर से समझने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे IPR के इंट्रोडक्शन से, बिल्कुल बेसिक से। फिर इसके जो 5 मेन पिलर्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है और ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है, ये सब कवर करेंगे। और हाँ, एंड में एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जमीन, घर, गाड़ी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे आप छू सकते हैं। लेकिन जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसका मतलब है आपके दिमाग की उपज, आपके माइंड की क्रिएशन। तो IPR आखिर है क्या? देखिए, ये लीगल राइट्स हैं। सिंपल भाषा में कानूनी सुरक्षा। जैसे आपके घर की रजिस्ट्री होती है ना, जो ये बताती है कि आप उसके मालिक हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके इन्वेंशन या आपकी बुक पर आपको IPR मिलता है। और इससे होता क्या है? लोगों को इनोवेशन करने का, नई चीजें बनाने का मोटिवेशन मिलता है और देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। ओके, सो IPR कोई एक चीज नहीं है। इसको आप एक बड़ा सा अम्ब्रेला समझ सकते हैं, जिसके नीचे अलग अलग तरह के प्रोटेक्शंस आते हैं। इन्हीं को हम IPR के 5 मेन पिलर्स बोलते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको अच्छे से समझते हैं।
ये देखिए, यहाँ आप पांचों पिलर्स एक साथ देख सकते हैं। नए इन्वेंशंस के लिए हैं पेटेंट्स, क्रिएटिव काम जैसे किताब और म्यूजिक के लिए है कॉपीराइट, ब्रांड के नाम और लोगो के लिए ट्रेडमार्क, किसी खास जगह के प्रोडक्ट के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस और प्रोडक्ट के लुक के लिए डिजाइन्स। यही 5 पिलर्स आईपीआर की पूरी इमारत को संभालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट्स की। ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई ऐसी चीज इन्वेंट करते हैं जो बिल्कुल नई है, काम की है यानी यूजफुल है और नॉन ऑब्वियस है, मतलब ऐसी नहीं कि कोई भी आसानी से सोच ले, तो उस पर आपको एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है। ये किसी प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है और प्रोसेस के लिए भी। बेसिकली ये इन्वेंशंस के लिए है। अब आते हैं कॉपीराइट पे। ये पेटेंट से बिल्कुल अलग है। ये मिलता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए। मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी, कोई गाना कंपोज किया, मूवी बनाई या फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कोड लिखा। इन सब ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क्स को कॉपी होने से बचाता है कॉपीराइट। याद रखिएगा, ये आइडिया को नहीं, आइडिया के एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अब ट्रेडमार्क की बात करते हैं। ये तो आप सब रोज देखते हैं। जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके लोगो या नाम से ही तो उसे पहचानते हैं, है ना? वही उसका ब्रांड है। जैसे नाइकी का सूश का निशान। ट्रेडमार्क इन्हीं सिंबल्स, नेम्स और लोगोस को प्रोटेक्ट करता है ताकि मार्केट में कस्टमर्स कंफ्यूज ना हो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस या जीआई टैग्स। ये उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जिनकी क्वालिटी या रेपुटेशन उनकी ज्योग्राफिकल जगह की वजह से है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दार्जिलिंग की चाय या बनारस की साड़ी। जब आप ये चीज़ें खरीदते हैं तो जीआई टैग आपको गारंटी देता है कि ये ऑथेंटिक है और उसी जगह से आई है। और हमारा आखिरी पिलर है डिज़ाइंस। इसमें लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। याद रखिए, पेटेंट इस बात के लिए है कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, जबकि डिज़ाइन प्रोटेक्शन इस बात के लिए है कि प्रोडक्ट कैसा दिखता है, उसका एस्थेटिक लुक, उसका शेप, उसका पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला की बॉटल का जो यूनिक शेप है वो डिज़ाइन के अंडर प्रोटेक्टेड है। तो अब तक आपने आईपीआर और उसके टाइप्स को समझा, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस में फ़र्क होता है। इंडिया में स्पेशली पेटेंट्स को लेकर कुछ बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। और हाँ, ये सेक्शन आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। पहला चैलेंज है पेटेंट पैराडॉक्स। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि इंडिया में पेटेंट्स की क्वांटिटी तो बहुत है, ढेर सारे पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं, लेकिन उनमें से कई लो क्वालिटी के हैं। छोटे मोटे बेकार के इन्वेंशंस को भी पेटेंट मिल जाता है। इससे होता क्या है, असली टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रुक जाती है। ये क्वांटिटी ओवर क्वालिटी की प्रॉब्लम है। अगला और शायद सबसे बड़ा इशू है पेटेंट एवरग्रीनिंग। ये टर्म एग्जाम के लिए मस्ट नो है। इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज अपनी एक दवाई जिसका पेटेंट खत्म होने वाला है, उसमें एक छोटा सा बदलाव करके एक नया पेटेंट फाइल कर देती हैं। इससे उनका पेटेंट पीरियड सालों तक बढ़ जाता है और सस्ती जेनरिक दवाइयां मार्केट में आ ही नहीं पाती। आम आदमी के लिए दवाइयां महंगी की महंगी रहती हैं। और इसी एवरग्रीनिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नोवार्टिस कंपनी का ग्लाइवेक केस। ग्लाइवेक एक कैंसर की दवाई थी। नोवार्टिस ने इसके एक नए फॉर्म पर पेटेंट मांगा, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये एवरग्रीनिंग है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये केस इंडिया में एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया एवरग्रीनिंग से लड़ता कैसे है। हमारे पास एक बहुत पावरफुल हथियार है, इंडियन पेटेंट्स एक्ट का सेक्शन 3D। ये साफ कहता है कि किसी पुरानी दवाई में छोटा सा बदलाव करने पर तब तक पेटेंट नहीं मिलेगा जब तक आप ये प्रूफ ना कर दें कि उससे दवाई की थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी यानी बीमारी ठीक करने की क्षमता सच में बढ़ गई है। ये सेक्शन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। कानूनी चैलेंजेस के अलावा एक सोशल चैलेंज भी है और वो है जेंडर गैप। ये डेटा देखिए, 2019 से 21 के बीच पेटेंट फाइल करने वाले इन्वेंटर्स में महिलाओं का शेयर सिर्फ 10% के आसपास था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि हम इनोवेशन में अपनी आधी पॉपुलेशन का पोटेंशियल ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसके लिए सरकार 2016 में नेशनल आईपीआर पॉलिसी लेकर आई। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। यहाँ इस स्लाइड पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव साफ दिख रहे हैं। आईपी ऑफिसेस को मॉडर्न और डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि प्रोसेस फास्ट हो। स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए पेटेंट फाइल करने की फीस कम कर दी गई है।
महिला इन्वेंटर्स जैसे एप्लीकेंट्स के लिए प्रोसेस को तेज करने की सुविधा है। बेसिकली पूरे सिस्टम को आम इन्वेंटर के लिए आसान और एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की जा रही। देखिए, आईपीआर सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। तो अब हम देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है और फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीन एडिटिंग को लेके क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। Global level पर World Trade Organization यानी WTO के अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट है, जो सभी मेंबर कंट्रीज के लिए IPR के मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। और अभी हाल ही में मई 2024 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO ने एक नई ट्रीटी ग्रास्क अडॉप्ट की है। यह बायोपायरेसी को रोकने के लिए है। बायोपायरेसी मतलब हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे हली, नीम और जेनेटिक रिसोर्सेज की चोरी। इसके अलावा जीन्स और सीड्स जैसे लाइफ फॉर्म्स को पेटेंट करना चाहिए यानी ही इस पर पूरी दुनिया में एथिकल डेट्स भी चल रहे हैं। तो हम अपने एक्सप्लेनर के एंड में आ चुके हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक बार जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करते हैं और आगे की राह क्या होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। ये कीवर्ड्स आपके एग्जाम के लिए गोल्ड हैं, इन्हें बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आईपीआर का बेसिक कॉन्सेप्ट, पेटेंट एवरग्रीनिंग की प्रॉब्लम, उसको रोकने के लिए इंडिया का हथियार सेक्शन 3D, उसका लैंडमार्क केस नोवाटिस, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रिप्स और वाइपो, और इंडिया का सोल्यूशन नेशनल आईपीआर पॉलिसी। यही सब एग्जाम में घूम फिर कर पूछा जाता है। और अब आपके लिए एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस पर सोचिए और आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। एक ग्लोबलाइज दुनिया में इंडिया कैसे एक तरफ मजबूत आईपीआर प्रोटेक्शन और दूसरी तरफ अपनी पब्लिक हेल्थ और फूड सिक्योरिटी की ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बना सकता है। इस एक्सप्लेनर से मिले पॉइंट्स को यूज़ करके एक बैलेंस्ड आंसर फ्रेम करने की कोशिश ज़रूर करें। और नमस्कार स्टूडेंट्स, और वेलकम है आप सबका आज की इस स्पेशल क्लास में। आज हम इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये टॉपिक साइंस एंड टेक में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं अपने रोड मैप पर। हम न्यूक्लियर एनर्जी के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर इंडिया की जर्नी, उसके 3 स्टेज मास्टर प्लान और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम ग्राउंड जीरो से। न्यूक्लियर एनर्जी आखिर ये है क्या चीज़? जब तक कॉन्सेप्ट यानी बुनियाद क्लियर नहीं होगी तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, राइट? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझे ना, तो जब किसी एटम का न्यूक्लियस यानी उसका सेंटर या तो टूटता है या फिर जुड़ता है, तो उससे एक जबरदस्त ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। आप इमेजिन कीजिए, एक छोटे से आंखों से ना दिखने वाले एटम से इतनी पावर। बस इसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब ये एनर्जी रिलीज होने के 2 मेन तरीके हैं, फिजन और फ्यूजन। फिजन का मतलब है टूटना। इसमें क्या होता है कि एक भारी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम का वो 2 हल्के पार्ट्स में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। दूसरी तरफ है फ्यूजन, जिसका मतलब है जुड़ना। इसमें 2 हल्के न्यूक्लियस जुड़कर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सूरज में होता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, इसको नोट कर लीजिए। इंडिया का जो करंट न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फिजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ओके, सो बेसिक्स अब क्लियर हैं। तो चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि इंडिया की ये कहानी इस फील्ड में शुरू कैसे हुई। हर बड़े सफर के पीछे एक विजन होता है, एक सोच होती है, और हमारा विजन दिया था डॉक्टर होमी जे भाभा ने। स्टूडेंट्स, ये टाइमलाइन, इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1948 में आज़ादी के ठीक 1 साल बाद ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना दी गई थी। फिर 1954 में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार की स्थापना हुई। 1969 में हमने तारापुर महाराष्ट्र में देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू किया। और हाँ, 1974 और 1998 के पोखरण टेस्ट्स, इन्होंने दुनिया को इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का एक क्लियर मैसेज दे दिया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, यहाँ मिलता है हमें वाई का आंसर। आखिर भाभा जी ने ये स्पेशल 3 स्टेज प्रोग्राम क्यों बनाया? क्योंकि वो जानते थे, उनकी दूरदृष्टि थी कि इंडिया के पास हाई क्वालिटी यूरेनियम कम है, लेकिन हमारे पास थोरियम के बहुत बड़े भंडार हैं। इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक। सोचिए, एक नया आज़ाद देश अगर एनर्जी के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा तो उसकी सॉवरेनिटी का क्या होगा?
इसीलिए उन्होंने एक ऐसा यूनिक प्लान बनाया जिससे हम अपने ही थोरियम को यूज कर सके और एनर्जी में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बन सके। अब आते हैं इस मास्टर प्लान के हार्ट पर, इसके कोर पर। ये प्रोग्राम इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की नींव है, उसका फाउंडेशन है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लान नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन क्लासिक एग्जाम्पल है। इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा प्रोग्राम 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 जो हमारा वर्क हॉर्स है, उसमें हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यानी PHWRs यूज़ करते हैं। स्टेज 2 जो एक ब्रिज की तरह है, उसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यानी FBRs का यूज़ होता है। और स्टेज 3 जो हमारा अल्टीमेट गोल है, वो थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स पर चलेगा। इसकी खूबी ये है कि हर स्टेज अगले स्टेज के लिए ज़मीन तैयार करता है। ये एक इंटरकनेक्टेड साइकिल है। अब इस फ्लोचार्ट को बहुत बहुत ध्यान से देखिए, यही इस पूरे प्रोग्राम का दिल है। स्टेज 1 में हम नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ प्लूटोनियम बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट। फिर स्टेज 1 का ये स्पेंट फ्यूल, जिसे लोग वेस्ट समझते हैं, वो स्टेज 2 के FBRs के लिए फ्यूल बनता है। दिस इज द जीनियस ऑफ द प्रोग्राम। सोच के देखिए, हम लिटरली कचरे से अगले स्टेज का फ्यूल बना रहे हैं। कितनी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। तो आसान भाषा में हम एक टाइप के रिएक्टर से दूसरे के लिए फ्यूल बना रहे हैं। स्टेज 1 से हमें प्लूटोनियम मिला, जिसे हमने स्टेज 2 में यूज़ किया। स्टेज 2 से हमें और प्लूटोनियम मिलेगा और साथ ही हम थोरियम को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेंगे, जिसे हम स्टेज 3 में यूज़ करेंगे। इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, यानी अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहे। देखिए, हर टेक्नोलॉजी के हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, फायदे भी और नुकसान भी। एक ऑफिसर बनने के लिए आपको हर इश्यू के दोनों साइड्स पता होने चाहिए। UPSC मेंस के आंसर के लिए एक बैलेंस्ड व्यू होना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक डेटा पॉइंट है जो प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अर्ली 2025 तक इंडिया की इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी लगभग 8,880 मेगावाट्स है। अब आप सोचेंगे कि ये नंबर कितना बड़ा है? वेल, हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का ये एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये हमारी एनर्जी मिक्स का एक बहुत क्रूशियल और स्टेडीली बढ़ता हुआ कंपोनेंट है। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आपको इन्हीं पॉइंट्स को इलैबोरेट करना होगा। फायदे क्या है? पहला, ये लो GHG एमिशन सोर्स है, यानी इससे ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती, तो ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करता है। दूसरा, इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई है, मतलब थोड़े से फ्यूल से बहुत ज्यादा एनर्जी। और तीसरा, ये 24/7 रिलायबल पावर देता है, जो सोलर या विंड की तरह मौसम पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन नुकसान भी है। पहला, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसको हजारों सालों तक सेफली स्टोर करना एक बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज है। दूसरा, एक्सीडेंट का रिस्क हमेशा रहता है, जैसा हमने यूक्रेन के चेर्नोबिल और जापान के फुकुशिमा डिजास्टर्स में देखा है। और जब एक प्लांट अपनी लाइफ पूरी कर लेता है, तो उसे सेफली बंद करने यानी डीकमिशनिंग का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, लेकिन फ्यूचर क्या है? इंडिया का विजन क्या है? हमारी जर्नी यहाँ रुकी नहीं है। गवर्नमेंट ने 2047 यानी आज़ादी के 100 साल तक का एक बहुत बड़ा, एक एम्बिशियस टारगेट रखा है। इस मिशन के 4 की पिलर्स हैं। पहला, टारगेट। हमें 2047 तक अपनी कैपेसिटी को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट्स तक ले जाना है। दूसरा, इनोवेशन। इसके लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या SMRs जैसी नई टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ये एक गेम चेंजर हो सकता है, जिसमें एटॉमिक एनर्जी एक्ट को अमेंड करके प्राइवेट कंपनीज को इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। और चौथा है एडवांस टेक, जिससे हम अपने थोरियम रिजर्व्स को यूज करने के लिए मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे। SMRs यानी छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस मिशन का एक की कंपोनेंट हो सकते हैं। इन्हें फैक्ट्री में बनाकर साइट पर असेंबल किया जा सकता है, जिससे इंस्टॉलेशन फास्ट होता है और कॉस्ट भी कम आती है। इनमें पैसिव सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? सोचिए, अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो ये रिएक्टर्स फिजिक्स के सिंपल रूल्स जैसे ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने आप ठंडे हो जाते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन हाँ, इनके चैलेंजेस भी हैं, जैसे शुरू में पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का ज़्यादा होना और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर पब्लिक का डर। ओके, क्लास खत्म होने से पहले एक फटाफट रिवीजन हो जाए। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगे। इन टर्म्स को बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे पहले
PHWRs यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। याद रखिए, ये हमारे स्टेज 1 के वर्कहॉर्स हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं जो इंडिया में मिलता है, इसीलिए हम इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हैं। नेक्स्ट FBR यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसे ब्रीडर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्यूल बनाता है, जितना यूज करता है उससे ज्यादा। सोचिए, एक ऐसा जादुई बर्तन जिसमें आप जितना डालते हैं उससे ज्यादा निकलता है। बस वही है FBR। ये हमारे स्टेज 2 की टेक्नोलॉजी है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। CLND एक्ट। आसान भाषा में ये जिम्मेदारी का कानून है। ये डिसाइड करता है कि अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उसके नुकसान की जिम्मेदारी यानी लायबिलिटी किसकी होगी, प्लांट चलाने वाले की या मशीन सप्लाई करने वाले की। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए इस एक्ट में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर सोचिए, क्या 100 गीगावाट का एम्बिशियस टारगेट अचीव करना पॉसिबल है? क्या न्यूक्लियर एनर्जी ही क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन है, हमारा कार्बन फ्री फ्यूचर है, या फिर इसके जो रिस्क हैं वो इसके फायदों से कहीं ज्यादा हैं? अपने मेंस के आंसर के लिए इस पर पॉइंट्स जरूर तैयार कीजिए। ऑल द बेस्ट। वेलकम स्टूडेंट्स। हेल्थ सेक्टर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज की इस मास्टर क्लास में हम इस सेक्टर के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। इंडिया की फार्मा पावर से लेकर आने वाले हेल्थ चैलेंजेस तक सब कुछ कवर होगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं। फिर हम कुछ नए दुश्मनों से मिलेंगे, यानी मॉडर्न हेल्थ थ्रेट्स जैसे कि AMR। इससे निपटने के लिए ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है, वो होगा हमारा थर्ड टॉपिक। इसके बाद हम मेडिसिन के फ्यूचर में झांकेंगे और फिर बात करेंगे लाइफस्टाइल डिजीजेस की जो हम सबकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। और हाँ, एंड में एक सॉलिड रिवीजन और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। एक ऐसा टाइटल जो हम सबको प्राउड फील कराता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। आखिर इंडिया को ये टैग क्यों मिला है, इसके पीछे हमारी क्या ताकत है और क्या इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं? आइए डिटेल में समझते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। हम वॉल्यूम के हिसाब से यानी क्वांटिटी के हिसाब से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े दवाई प्रोड्यूसर हैं और हम जेनेरिक मेडिसिन्स के अनडिस्प्यूटेड किंग हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम सस्ती और हाई क्वालिटी दवाइयां बनाकर पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। सोच के देखिए, अमेरिका में यूज होने वाली 40% जेनेरिक दवाइयां मेड इन इंडिया है। यही डेटा है जो इंडिया को ये टाइटल दिलाता है। प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट्स नोट कर लीजिए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, राइट? हम प्रोडक्शन में तो चैंपियन हैं, पर यहां एक सीरियस क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी पीछे रह जाती है? क्या इंडिया में बनने वाली हर दवाई बेस्ट क्वालिटी की है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी ग्लोबल रेप्यूटेशन पर भी असर डाल सकता है। चलिए इस प्रॉब्लम की तह तक चलते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ना हमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 की 4 डेफिनेशंस को समझना होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहली कैटेगरी है स्प्यूरियस ड्रग्स, सिंपल भाषा में नकली दवाई। मतलब डब्बा किसी बड़े ब्रांड का जैसे सिप्ला का, लेकिन अंदर की दवाई या तो है ही नहीं या कोई सस्ती बेकार चीज़ है। बेसिकली ये धोखा है। दूसरी कैटेगरी है अडल्टरेटेड ड्रग्स। अडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। तो ये वो दवाइयां हैं जिनके अंदर कोई गंदी या हार्मफुल चीज़ मिक्स कर दी गई हो, या फिर उन्हें ऐसी गंदी अनहाइजीनिक कंडीशंस में बनाया गया हो जहां मक्खियां भिनभिना रही हैं। ऐसी दवाई फायदे से ज़्यादा नुकसान ही करेगी। तीसरी कैटेगरी है मिस ब्रांडेड ड्रग्स। अब यहाँ दवाई नकली नहीं है, लेकिन उसके लेबल पर जो इन्फॉर्मेशन है वो झूठी है, मिसलीडिंग है। मान लीजिए लेबल पर लिखा है कि इसमें 500 mg पैरासीटामॉल है, पर असल में 300 mg ही है, या मैन्युफैक्चरिंग डेट गलत लिख दी। बेसिकली यहाँ लेबल झूठ बोल रहा है। और आखिरी और सबसे कॉमन कैटेगरी है नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी NSQ। ध्यान दीजिए, ये दवाइयाँ नकली या मिलावटी नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी के टेस्ट में फेल हो जाती हैं। मतलब जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है ये उससे मीट नहीं करती। ये चारों डेफिनेशंस के बीच का फर्क आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और रीसेंट स्टेप है ये बार कोड रेगुलेशन। अब टॉप 300 फार्मा ब्रांड्स को अपनी दवाइयों पर एक QR कोड लगाना कंपल्सरी है।
इससे क्या होगा, आप अपने फ़ोन से स्कैन करके 1 सेकंड में पता लगा सकते हैं कि दवाई असली है या नकली, और रियल गेम चेंजर। ओके, तो दवाइयों की क्वालिटी एक चैलेंज है। अब बात करते हैं कुछ नए दुश्मनों की, जो हमारे सामने आ खड़े हुए हैं। हमारा अगला सेक्शन है मॉडर्न हेल्थ थ्रेट्स। ये वो खतरे हैं जो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं। चलिए इन न्यू एज चैलेंजेस को डिकोड करते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे बड़ा खतरा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR। एक्सपर्ट्स इसे एक साइलेंट पैंडेमिक कह रहे हैं। सोचने वाली बात है, क्यों? क्योंकि ये कोविड की तरह अचानक नहीं आता। ये धीरे धीरे चुपके चुपके हमारी एंटीबायोटिक्स को बेकार कर रहा है। एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां एक छोटा सा कट भी जानलेवा बन जाए, क्योंकि कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी। मेंस के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। WHO कहता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो 2050 तक हर साल 20 लाख लोग, 2 मिलियन लोग सिर्फ इसलिए मरेंगे क्योंकि उन पर एंटीबायोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया था। जस्ट लेट दैट सिंक इन। ये एक बहुत बहुत स्कैरी नंबर। और इसका असर सिर्फ लोगों की जान पर नहीं बल्कि इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। इट्स सिंपल लॉजिक। अगर लोग ज्यादा बीमार रहेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, इलाज का खर्चा बढ़ेगा और देश की प्रोडक्टिविटी गिरेगी। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2030 तक AMR ग्लोबल इकोनॉमी को हर साल $3.4 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा सकता है। और AMR का साइलेंट पैंडेमिक का एपिसेंटर यानी गढ़ कहाँ है? अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया है। हमें AMR कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा रहा है। और डेटा देखिए, सिर्फ 5 साल में 2017 से 2022 के बीच AMR के केसेस 4.5 गुना बढ़ गए। मतलब आग बहुत तेजी से फैल रही है। तो आखिर इंडिया में ये सिचुएशन इतनी खराब क्यों है? सबसे बड़ा कारण, हम एंटीबायोटिक्स का बेहिसाब इस्तेमाल करते हैं। गले में थोड़ी खराश हुई और हम सीधा केमिस्ट के पास जाकर एजिथ्रोमाइसिन ले आते हैं। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दवाई मिलना यानी ओवर द काउंटर सेल एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा पोल्ट्री इंडस्ट्री में मुर्गियों को मोटा करने के लिए एंटीबायोटिक्स देना ये भी एक मेजर कल्प्रिट है। AMR के अलावा एक और नया खतरा है ई-सिगरेट्स का, जिसे वेप्स भी कहते हैं। ये खासकर युवाओं के बीच एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था। इस खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए सरकार 2019 में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून लाई, PCI एक्ट। इस कानून ने ई-सिगरेट्स को कंप्लीटली बैन कर दिया है। इन्हें बनाना, बेचना, खरीदना, इंपोर्ट करना सब कुछ अब गैर कानूनी है। तो हमने इंडिया के चैलेंजेस देखे, लेकिन कोविड ने हमें एक चीज साफ साफ सिखाई है कि हेल्थ अब कोई लोकल इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। कोई भी देश अकेले सेफ नहीं रह सकता। इसलिए हमारा अगला सेक्शन है ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस। लेट्स सी पूरी दुनिया मिलकर इन चैलेंजेस से कैसे लड़ रही है। कोविड से सीख लेते हुए WHO एक पैंडेमिक ट्रीटी पर काम कर रहा है। आइडिया ये है कि अगली बार जब कोई पैंडेमिक आए तो दुनिया बेटर प्रिपेयर्ड हो। इसके प्रोविजंस हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, मिलकर वैक्सीन बनाना, डेटा शेयर करना। फायदे साफ हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल विल की कमी। बड़े देश अक्सर अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने में हिचकिचाते हैं। ग्लोबल हेल्थ का मतलब सिर्फ पैंडेमिक्स नहीं है। एक और फोकस एरिया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस या NTDs। इन्हें नेग्लेक्टेड यानी अनदेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज्यादातर गरीब लोगों को अफेक्ट करती हैं, इसलिए इन पर रिसर्च और फंडिंग कम होती है। और इंडिया इस मामले में एक हॉटस्पॉट है। WHO का टारगेट है कि 2030 तक इन NTDs के बर्डन को 90% तक कम किया जाए। चलिए अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ देखते हैं। हमारा अगला सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। और यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग पर इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ है सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ है हमारी हजारों साल पुरानी ट्रेडिशनल विजडम। पहला ट्रेंड है प्रिसिजन मेडिसिन। इसका सिंपल मतलब है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच का एंड। अभी तक क्या होता है, बुखार के लिए सबको पैरासिटामॉल, लेकिन आगे क्या होगा? आपके DNA, आपके लाइफस्टाइल को स्टडी करके डॉक्टर सिर्फ आपके लिए एक टेलर मेड दवाई डिजाइन करेगा। सोच के देखिए, जैसे टेलर आपके नाप का सूट बनाता है, वैसे डॉक्टर आपके लिए ट्रीटमेंट बनाएगा। और दूसरी तरफ है हमारी अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसे हम आयुष कहते हैं। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए 2014 में सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाई और नेशनल आयुष मिशन जैसे प्रोग्राम्स के जरिए इस एंशिएंट विजडम को प्रमोट किया जा रहा है। तो फ्यूचर इन दोनों का ब्लेंड होगा।
अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जो शायद हम सब की या हमारे परिवार की कहानी है। सेक्शन 5, लाइफस्टाइल एंड क्रॉनिक डिजीजेस। ये वो बीमारियां हैं जो किसी वायरस से नहीं बल्कि हमारे जीने के तरीके से, हमारे लाइफस्टाइल से फैल रही हैं। इन्हें कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या NCDs। ये डाटा देखिए और इसे याद कर लीजिए। इंडिया में होने वाली टोटल डेथ्स में से 60% से ज्यादा यानी हर 10 में से 6 मौतों का कारण NCDs हैं। हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, ये अब हमारे देश के सबसे बड़े किलर्स बन चुके हैं। ये डाटा आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या ऐसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुयो, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। अब सबसे जरूरी पार्ट पर आते हैं, इन सारी लर्निंग्स को कंसोलिडेट करना। हमारे आखिरी सेक्शन में हम एक सुपर क्विक रिवीजन करेंगे और एक UPSC मेंस का क्वेश्चन भी देखेंगे। रेडी? ओके, रैपिड फायर राउंड। AMR से लड़ने के लिए कौन सा अप्रोच है? वन हेल्थ अप्रोच, मतलब इंसान, जानवर और एनवायरनमेंट तीनों की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स के पत्ते पर लाल लकीर का मतलब यह है रेड लाइन कैंपेन, जो कहती है स्टॉप, इसे बिना डॉक्टर की सलाह के मत लो। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स और बॉडीज। दवाइयों की क्वालिटी के लिए बेसिक कानून, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ई-सिगरेट्स पर बैन कौन सा एक्ट लगाता है? PCAA एक्ट 2019। और इंडिया का नेशनल ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO। अब दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कब बनी थी? साल 2014। और NCDs से लड़ने के लिए नेशनल प्रोग्राम कौन सा है? NPNCD। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ, आगे आप जानते हैं। और अब द फाइनल टेस्ट। ये 2014 UPSC मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला, क्या एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज AMR का कारण है? बिल्कुल है, हमने डिस्कस किया। दूसरा, इसको कंट्रोल करने के मैकेनिज्म्स क्या हैं? हमने रेड लाइन कैंपेन की बात की, नेशनल एक्शन प्लान की बात की। आई एम कॉन्फिडेंट कि आज के इस सेशन के बाद आप इस क्वेश्चन का एक जबरदस्त आंसर लिख सकते हैं। कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंडिया के 5 महान साइंटिस्ट्स के अचीवमेंट्स को समझेंगे जो आपके UPSC, PCS और SSC एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, ये नेशन बिल्डर्स थे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले शुरू करते हैं उस इंसान से जिनकी वजह से इंडिया आज फूड सरप्लस है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उन्हें फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इंडिया को फूड शॉर्टेज से सेल्फ सफिशिएंसी तक पहुंचाया। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ कैसे? सिंपल स्टेप्स में समझिए। उन्होंने फॉरेन वैरायटीज को हमारे लोकल कंडीशंस के लिए अडैप्ट किया। Now, what's really interesting about this slide is उनके कमेटी ने रेकमेंड किया कि फार्मर्स को MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट से एटलीस्ट 50% ज्यादा मिलना चाहिए। ये नंबर एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। Let's move to our next giant, Sir MV, जिनके बिना मॉडर्न इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इमेजिन करना मुश्किल है। So the crucial point is उन्होंने सिर्फ डैम्स नहीं बनाए बल्कि पानी मैनेज करने के लिए ब्रिलियंट सिस्टम्स डिजाइन किए, जैसे ऑटोमेटिक फ्लड गेट्स और ब्लॉक सिस्टम। ये टाइमलाइन वनडे एग्जाम्स जैसे SSC और बैंकिंग के लिए नोट कर लीजिए। इंजीनियर्स डे उनके बर्थडे पर मनाया जाता है 15 सितंबर। अब हम चलते हैं फिजिक्स की दुनिया में, जहां इंडियन साइंटिस्ट्स ने ऐसी डिस्कवरीज की जिसने साइंस की डायरेक्शन बदल दी। पहले आते हैं GC बोस। उन्होंने प्रूव किया कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है और रेडियो वेव्स की पावर को दुनिया को समझाया। उनके दो मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस याद रखिए, क्रेस्कोग्राफ जिससे प्लांट्स की ग्रोथ मेजर की, और उनका अर्ली वर्क ऑन रेडियो वेव्स। अब आते हैं इंडिया के पहले साइंस नोबेल लॉरेट पर, सर CV रमन। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हिज मोस्ट फेमस डिस्कवरी। ये डायग्राम रमन इफेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल को दिखाता है। सिंपल भाषा में, जब लाइट किसी चीज से टकराकर निकलती है तो उसका कलर या वेवलेंथ थोड़ा बदल जाता है। इसी ऑब्जर्वेशन को रमन इफेक्ट कहते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, उनका नोबेल प्राइज हिस्टोरिक था और ये डेट 28 फरवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू अ फाइनल पायोनियर, एक ऐसा फिजिसिस्ट जिनका नाम साइंस के फंडामेंटल पार्टिकल्स में से एक से जुड़ा है, सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने क्वांटम थ्योरी में पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझाने का एक नया तरीका दिया और उन्हीं के नाम पर बोसॉन पार्टिकल्स का नाम रखा गया। उनकी थ्योरी से एक नए स्टेट ऑफ मैटर का आइडिया आया। ये कैसे बनता है? जब आप एटम्स को असाधारण ठंडा करते हैं तो वो सब एक जैसा बिहेव करने लगते हैं। उनके काम का इम्पैक्ट देखिए, पहले इससे लेजर्स और MRI बने और आज
इसी की फाउंडेशन पर क्वांटम कंप्यूटिंग बन रही है। चलिए अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टेबल आपके फाइनल रिवीजन के लिए परफेक्ट है। साइंटिस्ट, उनका मेन काम और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट सब एक जगह। अब एक फाइनल क्वेश्चन आपके लिए। ये यूपीएससी मेंस 2018 का सवाल है जो हमने अभी पढ़ा, उसके बेसिस पर क्या अब आप इसका आंसर दे सकते हैं? सोच। नमस्कार एस्पिरेंट्स, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी कंट्रोल रूम के साइंस एंड टेक एक्सप्रेस सेशन में। आज हम 3 ऐसे हाई वोल्टेज टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे जहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस पक्का बनते हैं। तो अगले कुछ मिनट्स पूरा फोकस बनाए रखिएगा। देखिए, आज हमारे चर्चा के 3 जबरदस्त टॉपिक्स हैं। ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जिसे हम BMD कहते हैं, और भारत का गौरव मात्स्या 6000। ये तीनों ही टॉपिक्स करंट अफेयर्स के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट है और इनकी एक अच्छी समझ आपको एग्जाम में जरूर एज देगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक ड्रोन्स से। हम इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके एप्लीकेशंस और सबसे जरूरी ड्रोन रूल्स 2021 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिटेल में कवर करेंगे। रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले ये समझें कि ड्रोन आखिर है क्या। देखिए, बिल्कुल सरल भाषा में ड्रोन एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी एक ऐसा विमान है जिसमें कोई पायलट अंदर नहीं बैठता। इसको ऑपरेट करने के 2 तरीके हैं। या तो कंप्यूटर में पहले से ही एक रास्ता सेट कर दो और ये अपने आप उड़ता रहेगा, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमसली, या फिर एक पायलट जमीन पर बैठकर रिमोट से कंट्रोल करता है। शुरू में ये मिलिट्री के लिए बने थे, लेकिन आज तो हर सेक्टर में इनका बोलबाला है। अब जरा इनके एप्लीकेशंस देखें, कितने डाइवर्स हैं। आपने स्वामित्व स्कीम का नाम तो सुना ही होगा, राइट? उसमें इनका यूज गांव की जमीन की मैपिंग के लिए हो रहा है, जिससे प्रॉपर्टी के झगड़े कम हो रहे हैं। एग्रीकल्चर में किसान ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, जो खेतीबाड़ी को आसान बना रहे हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर स्प्रे करके। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, जैसे हमने यूएसए से MQ-9 भी ड्रोन्स लिए हैं, ये तो बिल्कुल गेम चेंजर हैं। ये एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर्स में लिखेंगे ना, तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जैसा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस टेक्नोलॉजी के कुछ चैलेंजेस और नेगेटिव साइड्स भी हैं। सबसे बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी का। सोच के देखिए, कोई आपके घर के ऊपर ड्रोन उड़ाकर सर्विलेंस कर सकता है। ये एक सिक्योरिटी रिस्क भी है, क्योंकि इन्हें हैक करके गलत कामों के लिए भी तो यूज़ किया जा सकता है। मेंस में जब भी आपसे क्रिटिकली एनालाइज करने को कहा जाए, तो ये पॉइंट्स आपके आंसर को एक बैलेंस्ड व्यू देंगे। ओके, ये टेबल आपके प्रीलिम्स के लिए गोल्ड माइन है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो पूरा ध्यान यहां। ड्रोन्स रूल्स 2021 के हिसाब से ड्रोन्स को उनके वेट के बेसिस पर 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। अब सबसे छोटे यानी नैनो ड्रोन्स को छोड़कर बाकी सभी का रजिस्ट्रेशन डिजिटल स्काई पोर्टल पर करवाना कंपलसरी है, इसे याद रखिएगा। और कुछ नो फ्लाई जोन्स भी बनाए गए हैं, जैसे एयरपोर्ट्स के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर्स और दिल्ली में विजय चौक, जहां ड्रोन्स उड़ाना बिल्कुल मना है। इसके नोट्स जरूर बना लें। एक तरफ जहां ड्रोन्स हमारी जिंदगी आसान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के लिए एक और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। चलिए अब भारत के इस सुरक्षा कवच को समझें। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमारे देश तक पहुंचने से पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब सवाल उठता है कि भारत को इसकी जरूरत ही क्यों है? देखिए, इसका पहला और सबसे बड़ा रीजन है नेशनल सिक्योरिटी को लोहे जैसा मजबूत करना। इसके अलावा ये हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देता है, मतलब अपनी रक्षा के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। और हाँ, ये एक डिटोरेंट की तरह भी काम करता है, जिसका मतलब है कि दुश्मन हमारे खिलाफ अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत का जो BMD प्रोग्राम है, उसे 2 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। फेज 1 जो अब लगभग पूरा हो चुका है, वो 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल्स को रोकने की कैपेबिलिटी रखता है। और फेज 2 जो अभी डेवलपमेंट में है, वो इस कैपेबिलिटी को बढ़ाकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBMs तक ले जाएगा। ये रेंजेस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस BMD सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसे समझिए। ये एक 2 टियर यानी 2 लेवल का शील्ड है, बिल्कुल एक डबल डोर सिक्योरिटी सिस्टम की तरह। पहला लेवल है एक्सो एटमॉस्फेरिक। एक्सो मतलब बाहर, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ही मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देना। इसके लिए पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पैड मिसाइल का इस्तेमाल होता है। और अगर बाई चांस मिसाइल इस लेयर को पार कर जाए, तो दूसरा लेयर है एंडो एटमॉस्फेरिक। एंडो मतलब अंदर। ये एटमॉस्फेयर के अंदर आने पर एडवांस्ड एयर डिफेंस यानी AAD मिसाइल से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इस सुपर एम्बिशियस प्रोग्राम की अपनी चुनौतियां भी हैं। पहला, इस तरह के एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम से
रीजन में एक आर्म्स रेस यानी हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा रहता है। हम बनाएंगे तो पड़ोसी भी बनाएंगे। दूसरा, इसके डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। और तीसरा, इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अपनी मौजूदा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आसानी से जोड़ना एक बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। आसमान में सुरक्षा कवच बनाने के बाद अब हम चलते हैं समुद्र की अनंत गहराइयों में। बिल्कुल, हमारा तीसरा टॉपिक है मत्स्य 6000, जो डीप सी एक्सप्लोरेशन की दुनिया में भारत का एक हिस्टोरिक स्टेप है। मत्स्या 6000 को समझने से पहले उसके पेरेंट मिशन को जानना जरूरी है, और वो है डीप ओशन मिशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का एक इनिशिएटिव है। इसका मकसद क्या है? समुद्र की गहराइयों में छुपे रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स और एनर्जी को एक्सप्लोर करना और ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट देना। इस मिशन का जो हीरो है वो है मत्स्या 6000। ये एक मैन्ड सबमर्सिबल है, यानी इसमें इंसान बैठकर समुद्र के अंदर जाएंगे। कितनी गहराई तक? पूरे 6000 मीटर। कैन यू इमेजिन? ये नंबर याद रखिएगा। इस कैपेबिलिटी के साथ भारत अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान के उस इलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। आपके मेंस आंसर को स्ट्रक्चर करने के लिए ये स्वॉट एनालिसिस एक परफेक्ट फ्रेमवर्क है। एस यानी स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? ये इंडिजिनस है, यानी पूरी तरह से स्वदेशी। W फॉर वीकनेस। इसकी कमजोरी क्या है? हाई कॉस्ट और इस फील्ड में हमारा अनुभव अभी थोड़ा कम है। O फॉर अपॉर्चुनिटी। मौका क्या है? पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स तक पहुंच और ब्लू इकोनॉमी का विकास। और T फॉर थ्रेट। खतरा क्या है? डीप सी इकोसिस्टम को नुकसान का खतरा। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो हमने 3 अलग अलग डोमेन्स में एडवांस टेक्नोलॉजीज को समझा। अब आइए देखते हैं कि इन सब में कॉमन थ्रेड्स क्या हैं, इनकी कॉमन चैलेंजेस क्या हैं और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, चाहे ड्रोन्स हो, BMD हो या डीप ओशन मिशन, सभी में हाई कॉस्ट और टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है। इन नई टेक्नोलॉजीज के लिए रूल्स और रेगुलेशंस अभी भी बनी रहे हैं, जिससे लीगल गैप्स पैदा होते हैं। इन्हें ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड लोगों की भी जरूरत है। और सबसे बड़ा चैलेंज है नेशनल सिक्योरिटी की जरूरतों और इनोवेशन को बढ़ावा देने के बीच एक बैलेंस बनाना। ये पॉइंट्स आपको ऐसे पेपर में एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देने में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, सेशन एंड करने से पहले एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए ताकि सारे की फैक्ट्स आपके दिमाग में लॉक हो जाएं। पूरा ध्यान यहां रखेगा। रेडी? लेट्स गो। ड्रोन्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नैनो ड्रोन्स को छोड़कर सभी का रजिस्ट्रेशन डिजिटल स्काई पोर्टल पर कंपलसरी है। BMD का कोर कॉन्सेप्ट याद है? ये एक 2 टियर शील्ड है। एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए पैड मिसाइल और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए AAD मिसाइल। दैट्स इट। और मत्स्य 6000 ये डीप ओशन मिशन के अंदर एक मैन्ड सबमर्सिबल है जो 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा। सिंपल एंड क्लियर। तब मैं आपके लिए एक विचारणीय योग्य प्रश्न छोड़ रहा हूं। सोचिए, विकसित भारत 2047 के विजन को सच करने में ड्रोन्स, BMD और डीप ओशन एक्सप्लोरेशन जैसी टेक्नोलॉजीज का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? ये कैसे कल के भारत को आकार देंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि कल को इन टेक्नोलॉजीज को देश के विकास में आप ही को इस्तेमाल करना है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।